नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि जो मादा जनन अंग होते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो नर जनन अंग होते हैं उनका अध्ययन तो हम किसके अंतर्गत करते हैं, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऐसे ही जो मादा जनन अंग होते हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो करते हैं गायनेकोलॉजी के अंतर्गत। तो हम लिख सकते हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है गायनेकोलॉजी, है ना। मादा जनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी कहलाता है। अब जैसे हमने नर जनन तंत्र के अंगों को 3 भागों में डिवाइड किया था, ऐसे ही मादा के जो जनन अंग हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑर्गन की। प्राइमरी ऑर्गन यानी कि प्राथमिक अंग। तो देखिए प्राथमिक अंग में दोनों अंडाशय आते हैं। क्या आते हैं, अंडाशय आते हैं। अंडाशय है ना, अंडाशय बोलते हैं ओवेरी। और द्वितीय अंग में सेकेंडरी ऑर्गन। तो देखिए द्वितीय अंग में पढ़ेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना। उसके बाद में हम बात करेंगे यूट्रस यानी कि गर्भाशय। यूट्रस। उसके बाद में हम बात करेंगे योनि, बोले तो वेजाइना, है ना। तो ये हो जाएंगे द्वितीय अंग, यानी कि इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि देखो इसमें हम सहायक जनन ग्रंथि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में कोई भी अभी तक कोई चर्चा है नहीं है, होगी तो बता देंगे। तो अब हमको पढ़ना क्या है, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक तो हमको अंडाशय के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में हम अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, और उसके बाद में तुम्हारे जो बलवा, क्लाइटोरिस है ना, जो कुछ भी रह जाते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम अंडाशय के बारे में। तो देखिए यानी कि ओवेरी, अंडाशय। अंडाशय होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। एक तो राइट साइड की ओवेरी और एक लेफ्ट साइड की ओवेरी, ठीक है। संख्या में 2 होते हैं। और कैसे होते हैं, गाय में बादाम आकार के। देखो जब हम कोई जानवर अगर ना लिखें तो मान के क्या चलना है, गाय, और नर में सांड। ऐसे ही पक्षियों की बात करें हम तो पक्षियों में क्या मानकर चलते हैं हम, मुर्गा और मुर्गी मानकर चलते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अंडाशय होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और बादाम आकार के होते हैं, बादाम आकार के होते हैं। और किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये अपनी ओर के यूटेराइन हॉर्न से मतलब लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी ओर के यूटेराइन हॉर्न से लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यूटेराइन हॉर्न से लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए यानी कि जो ओविडक्ट होती है या फिर यूटेराइन हॉर्न होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। और वो लिगामेंट कौन से होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं भाई। कैसे होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं, मीजोबेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोबेरियम बोलते हैं, ठीक है, मीजोबेरियम बोलते हैं। अब देखिए अब हम बात करें किसकी, तो जो अंडाशय होता है ना, पूरा अंडाशय, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो संपूर्ण अंडाशय होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर से घिरा रहता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए,
संपूर्ण अंडाशय जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर से घिरा रहता है, घिरा रहता है, जिसको जनन स्तर उपकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन स्तर उपकला कहते हैं। ठीक है, जनन स्तर उपकला कहते हैं। अब देखिए, यानी कि इससे इससे क्या होता है, यानी कि जो ये जनन स्तर उपकला होता है ना, इससे ही अंडाणु विकसित होता है, इससे ही अंडाणु विकसित होता है। ठीक है, इससे ही अंडाणु विकसित होता है। अब अंडाशय होता है ना, उसकी आकृति होती है ना, वो क्या है, एक निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं? फॉलिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुटक पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? कार्पस लुटियम पाया जाता है। इसलिए इसकी आकृति होती है ना, वो अनिश्चित सी होती है। अब देखिए, अब हम बात करें, अगर अंडाशय का सेक्शन काटें, अंडाशय का अगर सेक्शन काटें तो अंडाशय को कितने भागों में बांटेंगे? हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। तो देखिए, अंडाशय को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, अब देखो कोई भी अंग हो, जब उसको काटते हैं तो उसको 2 ही भागों में बांटते हैं। एक तो कॉर्टेक्स जो बाहर वाला भाग होता है, एक मेडुला जो अंदर वाला भाग होता है। किडनी में भी हमने बात की थी, है ना। तो देखिए, ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये बाहरी कवच होता है, अंडाशय का बाहरी भाग होता है, बाहरी कवच होता है, जो किसका बना होता है? अभी बात की थी हमने, किसका बना होता है? तो ये बना होता है जर्मिनल एपिथेलियम का, जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है। और क्या पाई जाती है इसमें? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मेडुला की। तो देखिए, मेडुला होता है वो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है। इसमें क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अंडाशय के भाग। एक तो बाहर वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम से बना होता है और उसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, है ना, और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई किसकी बात? अंडाशय की। अब देखिए, हम बात करें कि जो अंडाशय होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है भाई, बताओ। अंडाशय का मेन फंक्शन होता है एक तो अंडाणुओं का निर्माण और एक हार्मोन सीक्रेट करना। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, बताओ। तो अंडाशय से हार्मोन सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है ना, और भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन, जो कहाँ से होता है? ग्राफियन फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल से स्रावित होता है। तो देखिए, अंडाशय का कार्य हम एक ही लिखेंगे। एक तो अंडाणु निर्माण और हार्मोन उत्पादन। ठीक है, हार्मोन का निर्माण, ये काम है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम बात करेंगे अंडाशय की आकृति की, और इंपॉर्टेंट यही है, यानी कि विभिन्न जानवरों में अंडाशय की आकृति। तो हेडिंग डालिए, विभिन्न जानवरों में अंडाशय की आकृति, अंडाशय की आकृति। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं रूमंती जानवर, रूमिनेंट्स, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरिया, है ना। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो अंडाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है? आलमंड शेप होती है। कैसी होती है? आलमंड शेप, यानी कि बादाम आकार। आलमंड शेप।
बोले तो बादाम आकार। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये LSA एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखिए उसके बाद हम बात करें घोड़ी। घोड़ी का जो अंडाशय होता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो उसकी आकृति होती है वीन शेप। कैसी होती है? वीन शेप, यानी कि सेम आकार। और किडनी शेप, किडनी शेप। अब किडनी शेप क्यों बताते हैं? क्योंकि किडनी की भी आकृति होती है, वो कैसी होती है? वीन शेप होती है ना। तो घोड़ी के जो अंडाशय होता है वो किस आकार का होता है? सेम के बीज होता है ना, सेम का बीज, तो वीन शेप होता है। ठीक है, सेम आकार का। और वो बीन मत समझ लेना जो बजाने वाली आती है। ठीक है, तो कौन सा बीन है ये? जो सेम आता है वो है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखिए उसके बाद हम बात करें सुअरी और मुर्गी की। तो सुअरी और मुर्गी में जो अंडाशय की आकृति होती है वो होती है अंगूर के गुच्छनुमा। कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे जैसी, अंगूर के गुच्छे जैसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जो मुर्गी की जो ओवेरी होती है, सुअरी की जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है? अंगूर के गुच्छनुमा होती है। ठीक है, अब हम बात करें विच की, कुतिया की। तो कुतिया का जो अंडाशय होता है वो किस आकार का होता है? तो वो अंडाकारी होता है भैया। कैसा होता है? अंडाकारी होता है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है तुमको, ये और ये। ठीक है, यानी कि जो रूमंती जानवर होते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनमें जो अंडाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है? बादाम आकार होती है, आलमंड शेप। ठीक है, और जो सुअर और मुर्गी होती है उसमें जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है? अंगूर के गुच्छनुमा होती है। ठीक है, तो देखिए ये तो किसकी बात हो गई? अंडाशय की। अब अंडाशय से संबंधित जो टर्म है ना उनको देख लेते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये सिर्फ हम एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे, सेकंड ईयर का भी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपको सेकंड ईयर में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सेकंड ईयर का पार्ट चल रहा है मिक्स में, ध्यान रखना। देखिए देखिए भाई, देखिए कुतिया का जो अंडाशय होता है, कुतिया का अंडाशय, कुतिया का जो अंडाशय होता है वो चारों तरफ से एक पेरिटोनियम के पाउच से घिरा रहता है। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम लेयर है। ठीक है, उससे घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा बोलते हैं। तो कुतिया का अंडाशय चारों तरफ से पेरिटोनियम पाउच, पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा। क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा बोलते हैं। ओवेरियन बुर्सा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कुतिया का जो अंडाशय होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है। क्या बोलते हैं? ओवेरियन बुर्सा बोलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, यानी कि जो सभी जानवर होते हैं ना, जनरली सभी जानवरों में जो ओवुलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग होता है वो अंडाशय की पूरी सतह से होता है, यानी अंडाशय की कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन घोड़ी में जो ओवुलेशन होता है वो ओवुलेशन फोसा से होता है। ओवुलेशन यानी कि ये उसमें क्या होता है? एक धसाव होता है अंडा में, अंडाशय में, तो उससे ही होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सामान्यतः सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग अंडाशय की पूर्ण सतह से होता है, लेकिन घोड़ी में अंडोत्सर्ग ओवुलेशन फोसा से ही होता है। घोड़ी में अंडाशय किससे होता है? ओवुलेशन फोसा से होता है। और फोसा का मतलब क्या होता है बताओ? एनाटॉमी पढ़ रहे हो आप? फोसा का मतलब होता है धसाव या गड्ढा, है ना।
तो घोड़ी की जो अंडाशय होता है उसमें थोड़ा सा दशा पाया जाता है, उससे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें आगे। यानी कि होता क्या है कि देखो जो सभी जानवर होते हैं ना, सभी जानवरों में सामान्यतः दोनों तरफ की जो ओविडक्ट होती है ना वो क्रियाशील होती हैं, दोनों तरफ की ओविडक्ट होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, लेकिन लेकिन मुर्गी होती है और सुअर ही होती है। मुर्गी की बात कर लें, लेकिन जो मुर्गी होती है उसमें लेफ्ट ओवेरी क्रियाशील होती है, बाकी राइट ओवेरी होती है ना वो कोई काम की नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को लिख ही लेते हैं, काम आएगी। तो देखिए आप तो इतना ही लिख लीजिए, मुर्गी में लेफ्ट ओवेरी एवं लेफ्ट ओविडक्ट ही क्रियाशील होती है, लेफ्ट ओविडक्ट ही क्रियाशील होती है। ठीक है, अब देखिए अब हम रूमंती जानवरों की बात करें। रूमंती जानवरों की बात करें तो देखो रूमंती जानवरों में जो लेफ्ट साइड की क्या होती है, ओवेरी होती है ना, लेफ्ट साइड की ओवेरी वो राइट साइड की ओवेरी की तुलना में कम क्रियाशील होती है। समझना मेरी बात को भाई। यानी कि हम बात कर रहे हैं रूमंती जानवरों की, तो रूमंती जानवरों में जो लेफ्ट साइड की ओवेरी होती है वो राइट साइड की ओवेरी की तुलना में कम क्रियाशील होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, रूमन पाया जाता है। तो रूमन के दबाव की वजह से जो लेफ्ट ओवेरी होती है ना उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो वो कम क्रियाशील होती है। इसीलिए रूमंती जानवर होते हैं उनमें ज्यादातर जो गर्भधारण होते हैं ना वो राइट हॉर्न में ही होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। देखिए यानी कि रूमंती जानवरों में लेफ्ट ओवेरी की तुलना में राइट ओवेरी ज़्यादा क्रियाशील होती है, क्योंकि लेफ्ट ओवेरी रूमन के दबाव की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो पाती है, इसलिए वो कैसे होती है, सक्रिय नहीं होती है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। आप देखो एक चीज और लिखिए, ऊँटनी में 90% गर्भधारण लेफ्ट हॉर्न में ही होते हैं। 90 क्या, इसको 99 ही करो तुम। ठीक है, 99% गर्भधारण लेफ्ट हॉर्न में ही होते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपको ध्यान में रखना। समझ में आया कुछ? एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, अंडाशय की बात कर रहे हैं ना। अंडाशय होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, बादाम आकार के होते हैं। ठीक है, और दोनों होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो लेगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, यूटेराइन हॉर्न से। कौन सा लेगामेंट होता है, ब्रॉड लेगामेंट, जिनको बोलते हैं मीजोबेरियम लेगामेंट। ठीक है, और जो अंडाशय होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल पाए जाते हैं, पुटकाएं पाई जाती है, और कार्पस लुटियम पाया जाता है जो उसकी आकृति को अनिश्चित बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए जो अंडाशय होता है ना उसके ऊपर एक जर्मिनल एपिथेलियम की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है। ठीक है, अब देखो जो अंडाशय होता है अगर उसका हम सेक्शन काटें तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो बाहर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम एवं कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। और जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो जो मेडुला वाला भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, उसमें देखो रक्त वाहिनी होती है, तंत्रिकाएं भी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, तो ये सब चीज उसमें पाई जाती हैं। उसके बाद हमने बात की थी
कि विभिन्न जानवरों में अंडाशय की आकृति। तो रुमंती जो जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनमें अंडाशय की आकृति कैसी होती है? बादामाकार होती है, यानी कि आलमंड शेप होती है। उसके बाद हम बात करें किसकी? घोड़ी की बात करें तो घोड़ी में जो अंडाशय का आकार होता है वो कैसा होता है? वीन शेप होता है या किडनी शेप होता है। उसके बाद हम बात करें सुअरी और मुर्गी की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे नुमा होती है, ठीक है। और जो कुतिया का जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि कुतिया का जो अंडाशय होता है वो चारों तरफ से पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? ओवेरियम बुर्सा बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि सभी जानवरों में जो ओवुलेशन होता है वो अंडाशय की पूरी सतह से हो सकता है, लेकिन घोड़ी में ओवुलेशन फोसा से ही होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो मुर्गी होती है उसकी लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही क्रियाशील होती है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो रूमंती जानवर होते हैं उनमें लेफ्ट ओवेरी होती है वो राइट की तुलना में कम क्रियाशील होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में रूमन होता है, रूमन के दबाव की वजह से उसको ब्लड की सप्लाई कम हो पाती है, इसकी वजह से वो कम क्रियाशील होती है। ऊँटनी में 99% जो गर्भ धारण होते हैं वो किस में होते हैं? लेफ्ट हॉर्न में होते हैं, ठीक है भैया। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये ओवेरी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम किसकी बात करेंगे? ओविडक्ट के बारे में बात करेंगे, अंडवाहिनी के बारे में। तो देखिए भैया ओविडक्ट क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तो यूटेरन हॉर्न यानी कि जो गर्भाशय होता है और अंडाशय उनके बीच की संरचना होती है। संरचना कैसे होती है? पतली नलिका नुमा संरचना होती है, सक्रिय नलिका नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो जो अंडवाहिनी होती है ना, लिख लेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। अंडवाहिनी होती है ना, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अब इस अंडवाहिनी में इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम की दृष्टि से? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनफंडिबुलम वाला भाग होता है ना, वो अंडे को कैच करने का काम करती है, उसमें ये झालरनुमा संरचना पाई जाती है जिनको फिम्बरी बोलते हैं, जो अंडे को पकड़ने का काम करती हैं। और देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी, उनमें निषेचन का जो मुख्य स्थान है, यानी कि जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? इनफंडिबुलम होता है। कहाँ पर होता है? इनफंडिबुलम होता है। और जो जानवर होते हैं, जानवरों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? बताओ। तो जानवरों में निषेचन होता है एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर, यानी कि एम्पुला और स्टेमक्स के बीच में होता है। ऑप्शन में अगर ये नहीं है और एम्पुला है तो आंसर क्या आएगा इसका? एम्पुला आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए भैया, तो अंडाशय को गर्भाशय के हॉर्न से जोड़ने वाली नलिका रूपी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? ओविडक्ट बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इनफंडिबुलम, दूसरा भैया एम्पुला, तीसरा है इस्थमस, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं। तो इनफंडिबुलम का क्या काम है? यानी कि अंडाशय द्वारा जो ओवम निकलता है ना, उसको कैच करना, ठीक है। अंडाणु को कैच करने का काम करती है, पकड़ रखने का काम करती है। और इसको ये भी लिख लीजिए कि पक्षियों में
निषेचन का स्थान, यानी कि जो पक्षियों में निषेचन होता है ना वो कहाँ पर होता है, तो इनफंडिबुलम होता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। और जानवरों में जो निषेचन होता है वो एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है, एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन, जंक्शन पर जानवरों में निषेचन होता है, जानवरों में निषेचन होता है। देखिए जो एम्पुला होती है ना, एम्पुला होती है, इसमें क्या पाई जाती है, सिलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, पश्चिमाभित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं, जो अंडाणु होता है ना उसको आगे ढकेलने का काम करती हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए एक टर्म आता है स्पर्म कैपेसिटेशन, ये समझ में आया। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि पक्षियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, इनफंडिबुलम होता है, और जानवरों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है स्पर्म कैपेसिटेशन, यानी कि शुक्राणु अपार्जन, क्या होता है भाई, स्पर्म कैपेसिटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि देखो जो ओविडक्ट होती है ना, ओविडक्ट के द्वारा एक ऐसे पदार्थ का स्राव किया जाता है जिसके संपर्क में आने पर शुक्राणु, शुक्राणु होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, और ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्राणु अपार्जन बोलते हैं। अब देखो ये निषेचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अंडवाहिनी की स्रावी कोशिकाओं के द्वारा ऐसा स्राव निकाला जाता है जिसके संपर्क में आने पर शुक्राणुओं की क्या हो जाते हैं, गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म कैपेसिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे भाई साहब किसकी, यूट्रस की। किसकी बात करेंगे, यूट्रस की। तो यूट्रस यानी कि गर्भाशय, गर्भाशय को क्या बोलते हैं हम, बोम्ब बोलते हैं। बोम्ब का मतलब क्या होता है, कोख, बोम्ब का मतलब क्या होता है, कोख, है ना। तो देखिए यूट्रस, गर्भाशय, गर्भाशय को बोलते हैं बोम्ब, बोम्ब यानी कि कोख। कोख क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चा पलता है गर्भावस्था में वो यहीं पर पलता है, ठीक है, गर्भावस्था में, ठीक है। तो देखिए अब ये गर्भाशय होता है ना, इसकी तीन परतें होती हैं। कितनी परत होती हैं, तीन परतें होती हैं। कौन कौन सी होती है, देखिए ये तो सबसे भारी परत होती है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और उसके बाद होती है मध्य की परत, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेट्रियम शब्द आता है वो किसके लिए आता है, वो आता है भाई साहब गर्भाशय के लिए। किसके लिए आता है, गर्भाशय के लिए, ठीक है, मेट्रियम। अब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप मेट्राइटिस। मेट्राइटिस जहाँ आइटिस लग जाता है वहाँ क्या है, सूजन। तो मेट्राइटिस का मतलब क्या होता है, गर्भाशय में सूजन। एक टर्म आता है पायोमेट्रा, देखिए पायोमेट्रा। तो पायो का मतलब क्या होता है, पस, और पस यानी क्या होता है, मवाद, और मेट्रा का मतलब वही गर्भाशय। तो गर्भाशय में मवाद का पढ़ना क्या कहलाता है, पायोमेट्रा कहलाता है। ये सेकेंड ईयर का पार्ट है, जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बीमारी तो वहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये गर्भाशय की कितनी परत होती हैं, तीन परत होती हैं। कितनी परत होती है, तीन परत होती है। एक तो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखिए अब गर्भाशय की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर। ये क्या है इसकी लंबाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लंबाई कितनी होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। अब देखो अब ये जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत है ना, एंडोमेट्रियम, इस पर क्या पाए जाते हैं, अनेकों उभार पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं, अनेकों उभार पाए जाते हैं। अनेकों जो उभार पाए जाते हैं वो क्या बोलते हैं, आगे जाकर वो इसमें बदल जाते हैं कोटिलिडन्स में। किसमें बदल जाते हैं, कोटिलिडन्स
कोटिलीडन्स में बदल जाते हैं। और कोटिलीडन्स होता है ना, ये बच्चे को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय होता है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो सर्विक्स, एक तो सर्विक्स, दूसरा भाग होता है बॉडी, और तीसरा भाग होता है यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न। तो देखिए, अब सर्विक्स होता है, सर्विक्स से नेक वाला पार्ट होता है, तो सर्विक्स को क्या बोलते हैं हम? नेक ऑफ बोन। यूट्रस का क्या बोलते हैं? नेक ऑफ बोन। नेक ऑफ बोन में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद बॉडी और उसके बाद यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं, जो क्या बोलते हैं? कॉर्नुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नुआ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है सर्विक्स। अभी गर्भाशय समझ में आया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना। गर्भाशय होता है, उसको बोम्ब बोलते हैं, कोक बोलते हैं। गर्भाशय की 3 परत होती है। सबसे भारी परत होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मध्य की परत होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, अंदर की परत होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम में सूजन आ जाती है, उसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियम में अनेक उभार पाए जाते हैं जो कोटिलीडन्स में बदल जाते हैं, और कोटिलीडन्स होते हैं वो बच्चों को क्या पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। कोटिलीडन्स किसमें पाए जाते हैं? जेल में पाए जाते हैं, प्लेसेंटा में पाए जाते हैं कोटिलीडन्स, है ना। तो ये चीज़ है, इसमें 3 भाग होते हैं इसके, यानी कि जो एक तो हॉर्न होते हैं, यूटेराइन हॉर्न संख्या में 2 होते हैं, उसके बाद में बॉडी और उसके बाद में सर्विक्स, है ना। तो हम अब बात करेंगे किसके बारे में? सर्विक्स के बारे में। ये लंबाई चौड़ाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो चीज़ होगी हम बता देंगे उसको। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विक्स की। सर्विक्स, तो देखिए भैया, सर्विक्स होती है ना, वो जैसे रबड़ की कॉर्क होती है ना, कॉर्कनुमा संरचना होती है, कॉर्कनुमा संरचना होती है, और नलिका रूपी होती है। उसमें क्या पाए जाते हैं? अनेक फोल्ड पाए जाते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं? अनेक फोल्ड पाए जाते हैं। जब हम एआई करते हैं ना, एआई करते हैं तो जो गन होती है, तो गन को इधर उधर करके नहीं इसमें पास करना होता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? अत्यधिक फोल्ड पाए जाते हैं, और सबसे मोटी परत होती है इसकी, है ना। तो छिद्रयुक्त होता है, कॉर्क की तरह दिखने वाला भाग होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं? अनेक फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। सर्विक्स को क्या बोलते हैं? नेक ऑफ बोम्ब बोलते हैं, क्योंकि यही गर्भाशय का ही भाग है। अब देखो, होता क्या है, ये इसका खुलती है सर्विक्स, यानी कि जब पशु या तो हीट में होता है, ताप में होता है, जब खुलती है, या फिर कब खुलती है? प्रसव के समय खुलती है, प्रसव के समय खुलती है ना। अब अब ये बंद रहती है, वैसे बंद रहती है किसके द्वारा? मुकस पिलक के द्वारा। मुकस पिलक के द्वारा ये बंद रहती है। ये या तो प्रसव के टाइम पर खुलेगी, या जब पशु हीट में आएगा ना तब खुलेगी ये, ठीक है। इसकी संख्या पर क्या, इसमें क्या पाए जाते हैं? अत्यधिक फोल्ड पाए जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पाए जाते हैं? फोल्ड पाए जाते हैं, बलन पाए जाते हैं, ठीक है। अब सर्विक्स का जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं इंटरना ऑक्स, इंटरना ऑस बोलते हैं। और बाहर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्ना ऑस, एक्सटर्ना ऑस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी सर्विक्स हो गई, हाँ। सर्विक्स के बारे में क्या याद रखना है तुमको? सर्विक्स को बोलते हैं नेक ऑफ बोम्ब, यानी कि गर्भाशय का ही भाग होता है, यानी कि रबर की तरह, कॉर्क की तरह संरचना होती है, इस पर अत्यधिक फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरना ओस बोलते हैं। और बाहर वाला जो भाग होता है या छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्ना ओस बोलते हैं। उसका मतलब छिद्र होता है, ठीक है। यानी कि ये कब खुलती है? या तो प्रसव के टाइम पर खुलती है, या पशु जब हीट में होता है तब खुलती है, और ये सामान्यतः बंद रहती है किसके द्वारा? मुकस पिलक के द्वारा ये बंद रहती है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं गर्भाशय के प्रकारों की। किसकी बात करें? गर्भाशय के प्रकार की। किसके आधार पर? हॉर्न एवं बॉडी के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर। गर्भाशय के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। किसके आधार पर? हॉर्न एवं बॉडी के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलना करेंगे, ठीक है। तुलनात्मक
अध्ययन के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाईपार्टाइट। बाईपार्टाइट यूट्रस क्या होता है? बाईपार्टाइट यूट्रस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रख लेना इनको। बाईपार्टाइट यूट्रस का मतलब क्या होता है? यानी कि इसमें हॉर्न की तुलना में बॉडी बड़ी होती है ना। हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना, हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना। चित्र से बनाओ, समझ जाएंगे। देखो देखिए, मान के चलिए क्या है? हॉर्न। क्या है? हॉर्न, ठीक है। और ये बन गई बॉडी, ये क्या बन गई? बॉडी। तो ये तो हो गए हॉर्न और ये हो गई बॉडी। तो हॉर्न की तुलना में बॉडी बड़ी है ना, तो ऐसे गर्भाशय को क्या बोलते हैं? बाईपार्टाइट। क्या बोलते हैं? बाईपार्टाइट। और किस में देखने को मिलता है? घोड़ी में। किस में देखने को मिलता है? घोड़ी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है बाईकॉर्नुएट। बाईकॉर्नुएट। तो बाईकॉर्नुएट का मतलब क्या होता है? देखिए इसका उल्टा है। बाईकॉर्नुएट का मतलब होता है यानी कि बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना। बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना, हॉर्न का बड़ा होना। तो बनाइए भैया, देखिए ये हो गई बॉडी और ये हो गए हॉर्न। तो बॉडी की तुलना में हॉर्न बड़े है ना। हॉर्न कैसे? लिख लीजिए, बड़े। बॉडी कैसी है? छोटी। यहाँ पर हॉर्न छोटे, बॉडी बड़ी, ठीक है। तो बाईकॉर्नुएट किनको बोलते हैं? या बाईकॉर्नुएट उनको बोलते हैं यानी कि बॉडी की तुलना में हॉर्न बड़े होते हैं। और एक किन में देखने को मिलते हैं? तो देखिए एक तो रूमंथी जानवर, रूमंथी जानवर, सुअरी, ऊंटनी और कुतिया, इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद तीसरा है डुप्लेक्स यूट्रस। तीसरा है डुप्लेक्स यूट्रस। डुप्लेक्स यूट्रस क्या होता है भैया? देखो इसमें, देखो दो तो इसमें हॉर्न होंगे, दो बॉडी होंगी और दो ही क्या होंगी? सर्विक्स होंगी। तो ऐसे गर्भाशय को क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स यूट्रस बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है खरगोश में, ठीक है। तो समझ में आया। यानी कि हॉर्न एवं बॉडी के तुलनात्मक आधार पर हम बात कर रहे हैं गर्भाशय के प्रकारों की। तो पहले हमने बात की थी किसकी? बाईपार्टाइट। तो बाईपार्टाइट का मतलब क्या होता है? बाईपार्टाइट का मतलब होता है हॉर्न की तुलना में, हॉर्न की तुलना में बॉडी का बड़ा होना, ठीक है। उदाहरण के लिए घोड़ी। उसके बाद हमने बात की थी बाईकॉर्नुएट। तो बाईकॉर्नुएट का मतलब क्या है? यानी कि बॉडी की तुलना में हॉर्न का बड़ा होना, ठीक है। ये देखने को मिलता है रूमंथी जानवरों में, घोड़ी और सुअरी हो गई, कुतिया हो गई, सॉरी घोड़ी नहीं आएगी, गलत निकल गया ना। तो किस में देखने को मिलेगा? रूमंथी जानवर, सुअरी और ऊंटनी और कुतिया में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी डुप्लेक्स यूट्रस। तो डुप्लेक्स यूट्रस किस में देखने को मिलता है? खरगोश में, जिसमें दो हॉर्न होते हैं, दो बॉडी होती है और दो सर्विक्स होती हैं। अब देख हम बात करेंगे अब आकार एवं आकृति के आधार पर गर्भाशय के प्रकार, ठीक है। देखिए आकृति के आधार पर गर्भाशय के प्रकार। आकृति के आधार पर देखो भैया, एक तो टी आकृति। टी आकृति का गर्भाशय किसमें पाया जाता है? टी आकृति का पाया जाता है किसमें? घोड़ी में। और टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है एक तो देखो
यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन हॉर्न, यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन हॉर्न के मध्य 90 डिग्री का कोण देखने को मिलता है। देखो मान के चलो ये तो क्या हो गई यूटेराइन बॉडी और ये हो गई यूटेराइन हॉर्न, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं हम, टी आकृति का गर्भाशय। टी आकृति का गर्भाशय किस में देखने को मिलता है, घोड़े में देखने को मिलता है, यानी कि यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन हॉर्न के मध्य 90 डिग्री का कोण देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें बाह्य आकृति, तो बाह्य आकृति का गर्भाशय किस में देखने को मिलता है, देखिए बाह्य आकृति का गर्भाशय देखने को मिलता है, एक तो रूमंती जानवर, ठीक है रूमंती जानवर ही है, वो अलग है फिर, तो ये देखने को मिलता है रूमंती जानवरों में, ठीक है। और इसमें यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन हॉर्न के मध्य कितने डिग्री का कोण देखने को मिलता है भैया, 45 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण देखने को मिलता है, ठीक है, ये 45। उसके बाद आता है तीसरा वी आकृति, इंपॉर्टेंट है भैया। वी आकृति का गर्भाशय किसमें पाया जाता है, तो ये कुतिया में पाया जाता है। किसमें, कुतिया में पाया जाता है। अब हम बात करें, देखो चौथा है वाई और टी आकृति के मध्य। वाई, देखो वाई आकृति में तो 45 डिग्री का कोण बनता है और टी में कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो इनके मध्य जो कोण बनता है ना, तो वो देखने को मिलेगा ऊंटनी में। ऐसा गर्भाशय किस में देखने को मिलेगा, ऊंटनी में। यानी कि वाई और टी आकृति के मध्य जो 45 से 90 के बीच कोण बनता है, 45 से 90 डिग्री के बीच कोण बनता है, वो ऐसा गर्भाशय किस में देखने को मिलेगा, ऊंटनी में देखने को मिलेगा। समझ में आया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आकृति के आधार पर गर्भाशय के प्रकार की। तो टी आकृति का गर्भाशय किस में पाया जाता है, घोड़ी में पाया जाता है। तो डायरेक्टली याद रखो, आग लगन दो कोणन में, ठीक है। टी आकृति का गर्भाशय किस में पाया जाता है, घोड़ी में पाया जाता है। बाह्य आकृति का रूमंती जानवरों में, बाह्य और टी के मध्य का ऊंटनी में पाया जाता है। कुतिया में वी आकृति का गर्भाशय पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसी वेजाइना की। अब हम बात करेंगे भाई साहब वेजाइना की। तो देखिए वेजाइना को बोलते हैं भैया बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह की टर्म है, वेजाइना यूनि, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जन्म का स्थान यही है बच्चे का, ठीक है। क्योंकि बच्चे का क्या होता है, जन्म इसी से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। वेजाइना की आंतरिक परत होती है, वो मुंह का स्रावित करने का काम करती है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं है। उसके बाद में बलवा, बलवा ये सबसे भारी अंग होता है इस जनन तंत्र का, ठीक है, सबसे भारी अंग है। उसमें एक संरचना और होती है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस होती है, वो मादा में नर के शिशन के समान संवेदनशील अंग होता है, नर के शिशन के समान संवेदनशील अंग होता है, संवेदनशील अंग होता है, ठीक है। इसके बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हाइमन बोलते हैं, ठीक है, हाइमन झिल्ली पाई जाती है, हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया अपना मादा जनन तंत्र। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसको हम डायग्राम के द्वारा अगली वीडियो में बिल्कुल इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो का देखना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट नहीं देखोगे ना, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो अगली वीडियो आएगी ना, उसमें उसका पार्ट, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम डायग्राम से बढ़िया तरीक़ा से इस वीडियो को समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।